आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। 25 जून की शाम मैं आदिल खान आजाद लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बेहद अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान के साथ जंग में उतरने वाला था तुर्की। डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे से मच गई इसराइल में सनसनी। मिडिल ईस्ट में इसराइल की एयर सुप्रीमेसी को बड़ा चैलेंज। तुर्की को मिलेगा जंग में न उतरने का इनाम। दुनिया का सबसे एडवांस हवाई हथियार देने की तैयारी में जुटी ट्रंप हुकूमत। न जुल्म करो न जुल्म के आगे झुको। आशूरा के मौके पर ईरानी प्रेसिडेंट ने दुनिया को दिया इमाम हुसैन का अहम पैगाम। और अंकारा समिट के लिए तुर्की ने किले में तब्दील की अपनी सरजमी। नाटो मीटिंग की हिफाजत में उतरेंगे 56,000 से ज्यादा जांबाज। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान की हिमायत में तुर्की जंग में कूदने वाला था और ईरान के साथ मिलकर अपने लिए खतरा बन चुके इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता था। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुर्की रुक गया? उसे किसने रोका? इन सवालों के जवाब में 25 जून को सामने आया एक बड़ा दावा। पूरी दुनिया खासकर इसराइल के पावर गलियारों में नई बहस छेड़ रहा है। आइए समझते हैं कि तुर्की क्या करने वाला था, किसने रोक लिया। दरअसल 25 जून 2026 को आई एक बेहद बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि अगर उन्होंने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से बात न की होती तो तुर्की शायद ईरान की तरफ से इस जंग में शामिल हो जाता। ये पक्की खबर है, हेडलाइंस बन चुकी है। ट्रंप के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान इजराइल को पसंद नहीं करते और वो ईरान के साथ खड़े होने के सबसे बड़े दावेदार भी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एर्दोगान से जंग से बाहर रहने की दरख्वास्त की, अपील की, जिसके बाद तुर्की ने खुद को इस लड़ाई से दूर रखा। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन खबर खबर है। दोस्तों, अगर तुर्की इस जंग में उतरता तो इसका असर सिर्फ ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं रहता। तुर्की नाटो का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री मुल्क है। उसके पास लाखों एक्टिव और रिजर्व फौजी, हजारों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, सैकड़ों फाइटर जेट्स, ताकतवर ड्रोन्स का बेड़ा और समंदर में बड़ी नेवी मौजूद है। ये सब इसलिए बताया कि समझ लीजिए ईरान के साथ अगर तुर्की ताकत के साथ उतरता तो वो ताकत कितनी होती। पिछले कई सालों में तुर्की ने अपनी ड्रोन, मिसाइल और डिफेंस इंडस्ट्री को भी तेजी से मजबूत किया है। ऐसे में अगर वो सीधे जंग में उतरता तो पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस बदल सकता था। शायद ये भनक इसराइल को भी थी। इसीलिए तुर्की को अब नंबर 1 दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है अगली जंग तुर्की से होगी। अपने ताज़ा बयान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान की खुलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि एर्दोगान एक बड़े और बेहद मजबूत लीडर हैं और आज तक मैंने उनसे जो भी कहा एर्दोगान ने उसे पूरा किया। उन्होंने मेरी यह बात भी मानी, जंग में कूदे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि 2 हफ्ते बाद वो एर्दोगान की दावत पर अंकारा समिट में शामिल होने जा रहे हैं। बातचीत के दौरान जब ट्रंप से तुर्की को F-35 लड़ाकू जहाज यानी फाइटर प्लेन्स और जेट के इंजन देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो शायद ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे जिससे तुर्की बहुत खुश होगा। हम आपको एक खबर आगे भी तुर्की से रिलेटेड दिखाने वाले हैं, जरा बने रहिएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब तुर्की लगातार इसराइल की कार्रवाई की मुखालफत कर रहा है और ईरान के साथ उसके डिप्लोमेटिक राब्ते भी लगातार बने हुए हैं। ईरान की खबरें पढ़िए, पता चलेगा तुर्की से रिश्ते बहुत बेहतर और मजबूत हो रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की तुर्की की तरफ से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की गई और जंग के दौरान भी तुर्की ने ऑफिशियल तौर पर ईरान की तरफ से लड़ाई में शामिल होने का कोई ऐलान नहीं किया था। लेकिन अंदर खाने कुछ चल रहा था जो ट्रंप को पता था और नेतन्याहू को भी। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने वाकई एक ऐसी जंग टाल दी जिसमें तुर्की जैसे बड़े फौजी मुल्क की एंट्री से पूरे रीजन का नक्शा बदल सकता था, या फिर ये ट्रंप का अपनी डिप्लोमेटिक कामयाबी दिखाने का एक और दावा है। दूसरी खबर सुनिए दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अब तुर्की को मुस्लिम मुल्कों में सबसे मजबूत फौजी ताकत बनाने की तरफ बड़ा कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे मजबूत मुस्लिम मुल्क, वो तुर्की को एक ऐसा एडवांस फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहे हैं जो अभी तक किसी भी मुस्लिम ममालिक के पास नहीं है। सऊदी अरब के साथ भी इस जेट की डील की बातें ही चल रही हैं, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तुर्की के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तक करने की सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
सवाल ये है कि जब तुर्की पहले से नाटो का मेंबर है तो आखिर उसे ये हथियार किस खतरे के मद्देनजर दिया जा रहा है, या किसी पर अटैक के लिए? और अगर तुर्की के पास F-35 आ गया तो क्या पूरे रीजन में इसराइल की एयर सुप्रीमेसी को पहली बार असली चैलेंज नहीं मिलेगा? आइए इस खबर को जरा खोलते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। 25 जून को लेबनान के अल मायदीन और दुनिया के दूसरे मीडिया हाउसेस में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा कि ट्रंप की हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि अमरीकी कानून के तहत तुर्की को दोबारा F-35 फाइटर जेट दिए जा सकते हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ और उनकी पूरी टीम इस मसले पर काम कर रही है और पहले ये देखा जा रहा है कि कानूनी शर्तें पूरी होती हैं या नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका ने साल 2019 में तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। अमेरिका का कहना था कि S-400 और F-35 को एक साथ इस्तेमाल करने से इस जेट की बेहद खुफिया टेक्नोलॉजी रूस तक पहुंच सकती है, इसीलिए तुर्की को प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। अब ट्रंप की हुकूमत उसी रुकावट को हटाने का रास्ता तलाश रही है, यानी अगर अमरीकी कानून इसकी इजाज़त देता है तो तुर्की को एक बार फिर दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में शामिल F-35 मिल सकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो तुर्की के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान बहुत खुश होंगे। क्या ये वही खुशी वाला कदम और फैसला होगा? दोस्तों, F-35 सिर्फ एक लड़ाकू जहाज़, एक फाइटर जहाज़ नहीं है। इसे दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है। खूबियाँ सुन लीजिए। इसके रडार से बचकर हमला करने की सलाहियत, इसका बेहद एडवांस सेंसर सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक जंग लड़ने की ताकत इसे दूसरे फाइटर जेट से अलग बनाती है। रीजन में अभी इसराइल के पास पहले से F-35 मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से उसकी एयर सुप्रीमेसी को, उसकी हवाई बर्तरी को सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत माना जाता है। अगर तुर्की को भी F-35 मिल जाता है तो पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क के पास ये एडवांस जेट आ जाएगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट का मिलिट्री बैलेंस बदल सकता है और इसराइल की एयर सुप्रीमेसी को भी नया चैलेंज मिल सकता है। हालांकि तुर्की और इसराइल के रिश्ते सीधे जंग वाले नहीं हैं, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते इख्तलाफ की वजह से इस डील पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप की हुकूमत तुर्की के लिए कानूनी रुकावटें दूर कर पाती हैं या फिर S-400 का मसला एक बार फिर इस पूरी डील को रोक देता है। अब ईरान से आए एक पैगाम का रुख करते हैं। आशूरा के मौके पर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम दोहराते हुए जुल्म के ख़िलाफ़ एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि ना खुद किसी पर जुल्म करो और ना ही जुल्म के सामने खामोश रहो। इस पैगाम के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आशूरा के मौके पर जारी अपने पैगाम में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत को ये सबक दिया कि इंसान को जुल्म, ताकत के नशे और अपनी ज़ाती गरज के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी जान दे सकता है लेकिन अपनी आज़ादी नहीं बेच सकता। इंसान तन्हा रह सकता है लेकिन हक़ का रास्ता नहीं छोड़ सकता। पेज़ेश्कियान ने ज़ोर देकर कहा कि ना खुद किसी पर जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म कबूल करना चाहिए और ना ही जुल्म के सामने खामोश रहना चाहिए। दोस्तों, ईरानी सदर पेज़ेश्कियान का ये पैगाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में हालिया जंग और बढ़ती टेंशन के बाद पूरे रीजन में हालात बेहद नाजुक अब भी बने हुए हैं। ऐसे में उनके इस बयान को सिर्फ मजहबी पैगाम ही नहीं बल्कि मौजूदा रीजनल सूरत हाल के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। एक और ख़बर के लिए तुर्की चलते हैं। नाटो समिट से पहले तुर्की ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। अंकारा में होने जा रही नाटो समिट के लिए पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जैसा माहौल बना दिया गया है। 25 जून को आई खबर के मुताबिक 7 और 8 जुलाई को अंकारा शहर में होने वाली 36वीं नाटो समिट की सिक्योरिटी के लिए तुर्की ने 56,288 सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का फैसला किया है। इनमें 48,841 पुलिस एहलकार और 7,447 जैंडरमेरी फोर्स के जवान शामिल हैं। दोस्तों, इस समिट में नाटो के सभी 32 मेंबर मुल्कों के सदर और
हुकूमतों के सरबराह हिस्सा लेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत वीवीआईपी मामला है। इसके अलावा दावत पाने वाले कई लीडर्स, करीब 100 मिनिस्टर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे और हज़ारों विदेशी मेहमानों के लिए भी अंकारा में बड़ी तैयारी चल रही है। तुर्की के लिए ये समिट डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी दोनों लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे में हुकूमत किसी भी तरह का सिक्योरिटी रिस्क नहीं लेना चाहती। अब देखना ये होगा कि इस समिट में मिडिल ईस्ट, यूक्रेन जंग और नाटो की आगे की स्ट्रेटजी को लेकर कौन कौन से बड़े फैसले सामने आते हैं। ये खबर इसलिए दी क्योंकि तुर्की को एक बड़ा हथियार मिलने जा रहा है, हवाई हथियार F-35। क्या यहीं वो फैसला हो जाएगा? क्योंकि आ रहे हैं ट्रंप, तो हो सकता है साइन भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। खबर होती है, किसी की पसंद और नापसंद से नहीं चलती। दुनिया में 1, 2, 3, 4 मुल्क नहीं हैं, दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, सबकी खबरें होती हैं। ज़रूरी नहीं सबको पसंद आए।